डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर नंबर 8। ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। आपका जो बुक है वो 3 भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट ज्योग्राफी, सेकेंड हिस्ट्री और थर्ड सिविक्स। तो ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, स्टडिंग दी पास्ट, यानी पास्ट का अध्ययन। भूत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्ट्री। इसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर द टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री जो कुछ बीत गया है उसका जो हम अध्ययन करते हैं, जो पास्ट का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हिस्ट्री। तो यहाँ हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। पास्ट से प्रेजेंट वर्ल्ड में जो समय के साथ जो बदलाव हुआ उसका हम अध्ययन जो करते हैं वो हिस्ट्री में करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स का सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन जो है इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन इमेजिनेशन। ये फैक्ट पे आधारित होता है, इमेजिनेशन पे नहीं। यानी कि कोई भी इमेजिनेशन पे अगर कोई स्टोरी है तो उसे हम हिस्ट्री नहीं बोलेंगे, ये फैक्ट पे आधारित होना चाहिए। It helps us to learn about the great people, culture, art and architecture of the earlier times. हिस्ट्री क्या बताता है? ये हमें मदद करता है बहुत महान लोगों के बारे में जानने में, कल्चर के बारे में जानने में, कला के बारे में, उस समय के आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के बारे में जानने में हमारी मदद करता है। हिस्ट्री मोटिवेट्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। और हिस्ट्री हमें क्या करता है? मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, वर्तमान जो हमारा वर्ल्ड है, संसार है, दुनिया है, उसको बढ़िया बनाने में, बेटर बनाने में। क्यों? अगर हिस्ट्री में हमने कोई भूल की तो उससे हम सीख ले सकते हैं, जिससे कि उस तरीके की भूल को दोहराया नहीं जाए। साथ ही साथ अगर हिस्ट्री में अगर कोई बहुत ही अच्छी बात है तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेट हो सकते हैं, और ऐसा अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। हिस्टोरियन डिवाइड हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स। हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार, इतिहास का जो अध्ययन करते हैं उसे हिस्टोरियन बोलते हैं। ठीक है। हिस्टोरियन डिवाइड हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स। हिस्टोरियन हिस्ट्री को जो है वो 2 भाग में बांटते हैं। ए, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री रेफर्स टू दैट पीरियड व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन। प्री हिस्ट्री उस पीरियड को कहते हैं जब लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था, यानी लोग लिखना नहीं जानते थे। आवर इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स, बोन्स, पॉटरी, वेपन्स दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड। वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स थ्रू कार्बन डेटिंग। अब प्री हिस्ट्री के समय तो कुछ भी लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था। तो आखिर उस समय की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो उसके लिए हम मदद लेते हैं किस चीज़ की? जो रिमेन्स होता है, टूल्स, बहुत सारे जो औजार इस्तेमाल करते थे जब खुदाई की जाती है, तो वो औजार जब निकलते हैं, बोन्स, पॉटरी, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, कलाकृति, वेपन्स, ये सारा कुछ जब खुदाई में मिलता है तो उसका अध्ययन किया जाता है, और उसके आधार पे उस समय के, उस काल के लोगों के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में पता किया जाता है। वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स थ्रू कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है जिससे कि हम ये पता करते हैं कि कोई भी वस्तु जिसकी खुदाई की गई है, जिसका जांच पड़ताल किया जा रहा है, वो कब का है। ठीक है, उस समय का, उस काल का पता किया जाता है। बी, हिस्ट्री। हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। रिटेन रिकॉर्ड्स, डेट्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पीपल में बी ऑन भोजपत्र, पाम लीव्स और पिलर्स आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हिस्ट्री क्या है? अभी मैंने बताया कि हिस्ट्री को 2 भाग में बांटा गया, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि जब लोगों ने लिखने की कला का विकास कर लिया था, लिखना जानते थे, तब उस समय की जो हिस्ट्री होती है उसको जानना आसान होता है, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड्स होता है, डेट्स होता है, नेम, प्लेस आदि सब कुछ मिल जाते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री, अगर हम पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो उस समय क्या होता था? भोजपत्र पे लिखा जाता था। एक विशेष प्रकार की लीफ होती थी, उसके ऊपर लिखा जाता था। पाम लीफ के ऊपर लिखा जाता था, पिलर के ऊपर लिखा जाता था। इन सारे सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है।
हिस्ट्री इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पीरियड्स नेम्ड एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। अब हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है। एंशिएंट यानी प्राचीन, मेडाइवल यानी मध्य, और मॉडर्न यानी आधुनिक। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एंशिएंट यानी कि काफ़ी पुरानी जो इतिहास है उसे एंशिएंट बोलते हैं, मेडाइवल जो मध्यकाल का है, और मॉडर्न यानी आधुनिक, ठीक है। डू यू नो एडी डज नॉट मीन आफ्टर डेथ, इट इज एन एब्रेविएशन फॉर एनो डोमिनी विच इज ए लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, रेफरिंग टू द ईयर ऑफ क्राइस्ट बर्थ। अब एडी जो होता है, बहुत बारी एडी जब हिस्ट्री में लिखा जाता है डेट को बताने के लिए, पीरियड को बताने के लिए, तो वहाँ पे हमें क्या लगता है एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, जबकि ऐसा नहीं होता। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये लैटिन फ्रेज है जिसका कि क्या मतलब होता है ईयर ऑफ लॉर्ड। ईयर ऑफ लॉर्ड का क्या मतलब है, जो क्राइस्ट के बर्थ यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको बोलते हैं ईयर ऑफ लॉर्ड। उसके बाद का जो काल होता है उसे एडी बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल क्या बोला जाता है, एडी बोला जाता है। इन मोस्ट यूजेज BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर द कॉमन एरा। मोस्टली हम लोग जब यूज करते हैं BC, इसका क्या मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा, एंड द CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। BC इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ BC एंड CE यूज्ड इन प्लेस ऑफ AD। सबसे पहले जानते हैं BCE होता क्या है। बिफोर कॉमन एरा का मतलब होता है जब ईसा मसीह जन्म लिए थे उससे पहले का जो काल होता है उसे बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, और उसके बाद के काल को बोलते हैं कॉमन एरा यानी CE। इसलिए AD की जगह हम CE का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 2015, इसका मतलब ये है इसे हम CE 2015 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लिखेंगे BCE 2000 तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले का काल। ओके, क्लियर हो गया कि BCE क्या है, AD क्या है और CE क्या है। ओके, let us see how a historian studies the source material available and then draws conclusion. The source material can be divided into 2 categories: archaeological sources materials and literary sources. अब जो सोर्स मटेरियल जो अवेलेबल है जिसका कि अध्ययन करते हैं हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार, वो किस तरह की होती है, ये 2 तरह की होती है। 2 कैटेगरी में बांटा जाता है इसे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और मटेरियल एंड लिटरेरी सोर्स। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल क्या होता है, जो खुदाई के द्वारा हमें मिलता है, बहुत जो डिफरेंट टाइप के मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, सिक्के वगैरह ऐसे मिलते हैं, उसे करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। और लिटरेरी सोर्स मटेरियल जैसे कि कुछ अगर बुक्स वगैरह हैं, कुछ लिखा हुआ कुछ मिलता है तो उसे बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल, सम मटेरियल्स ऑफ द पास्ट आर बेरिड डीप अंडर द अर्थ, दे आर आइदर डिस्कवर्ड बाय चांस और आर्कियोलॉजिस्ट डिग certain places and find ancient inscription, coin, pots और buildings। अब आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स मटेरियल है उसके बारे में हम जानते हैं। कुछ मटेरियल क्या होता है, वो धरती के अंदर दबा होता है। अब चूँकि बहुत साल पहले जब अगर कोई सभ्यता रही होगी तो सभ्यता जब खत्म होती है, नष्ट होती है, तो वो उसके ऊपर परत दर परत क्या होता है, नई सभ्यता आती है और वो काफ़ी अंदर चला आता है। उसके जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं, उस समय की जो भी एविडेंसेज है, जब खुदाई होता है तो वो सारे एविडेंसेस बाहर आते हैं। या तो बाई चांस होता है या फिर हिस्टोरियन के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा उसकी खुदाई की जाती है और वो सारे मटेरियल्स को निकाला आता है। अब इसमें क्या क्या आता है, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, पॉट्स, बिल्डिंग, जिसमें बिल्डिंग हो सकता है, क्वाइन यानी सिक्का हो सकता है, पॉट यानी बर्तन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है। The study of these remains tell the archaeologist about the religious, social, cultural conditions of the time। अब क्या होता है कि इस जो रिमेन्स होते हैं इसके थ्रू हिस्टोरियन पता करते हैं कि उस समय का जो रिलीजियस क्या बिलीफ था, ठीक है, धार्मिक बिलीफ क्या था, धार्मिक मान्यता क्या थी, रिलीजन क्या था, सोशल यानी उनकी सोसाइटी, उनका समाज कैसा था, कल्चर कैसा था, आदि सारा कुछ ये पता करते हैं। For example, building excavated from Mohenjo-daro provide useful information about the Indus Valley civilization। मोहनजोदारो में जो
खुदाई की गई, वहाँ से जो बिल्डिंग निकला, तो उससे क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, के बारे में पता चलता है। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स आर मेनली इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एंड स्केलेटन्स। तो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल में क्या होता है, सिक्के, मॉन्यूमेंट्स, यानी बहुत सारे जो स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो स्कल्पचर्स, कलाकृति, पेंटिंग वगैरह, डेली यूज के जो भी सामान है वो सारा, या फिर स्केलेटन, ये सारा कुछ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स विच आर इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, क्ले, टैबलेट्स एंड बाल्स ऑफ द टेम्पल्स एंड केव्स। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये वैसे मटेरियल्स को कहते हैं जिसमें क्या होता है, रॉक के ऊपर कुछ इंग्रेव करके लिखा होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, रॉक के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, किसी पिलर के ऊपर लिखा हुआ है, या फिर किसी सिक्के, किसी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है, ये सारा क्या होता है, इंस्क्रिप्शन कहते हैं इसको। दे टेल अस अबाउट द किंग्स, देयर एम्पायर्स, अचीवमेंट्स एज वेल एज द सोसाइटी एंड द लैंग्वेज ऑफ द पीरियड। अब उस समय का क्या लैंग्वेज है, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उनका राजा का क्या अचीवमेंट था, जो जिस राजा के काल में वो लिखा गया, ये सारा कुछ उसके थ्रू हमें मिलता है। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका period tell us about the achievements in field of administration and steps that took like building hospital, bells, etc. अब अशोक के समय का जो पिलर है, अशोक स्तंभ, नाम सुना होगा ना आपने, उसके ऊपर जो कुछ लिखा है उसके माध्यम से हमें अशोक काल के बारे में पता चलता है कि उस समय क्या क्या काम किए गए जनता के लिए, हॉस्पिटल खोले गए थे, कुआं खोदा गया था, ये सारा कुछ पता चलता है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए किया गया था। द इंस्क्रिप्शंस वेयर put up in places where the common people could read them easily. The study of inscriptions is called epigraphy. इंस्क्रिप्शन को कॉमन प्लेसेस पे लगाया जाता था जिससे कि आम आदमी, हर कोई उसको पढ़ सके, उससे जानकारी ले सके, और इंस्क्रिप्शन के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे अब अशोक इंस्क्रिप्शन गिरनार गुजरात, अब आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो इसका अध्ययन करते हैं इंस्क्रिप्शन का, उनको पता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस कला को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं, जिससे कि इंस्क्रिप्शन का अध्ययन किया जाता है। ओके। इन अर्लियर टाइम्स क्वाइंस वेर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक लीड, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड इवन लेदर। जो एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में क्वाइन जो है डिफरेंट मटेरियल्स के बनाए जाते थे, जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, या फिर आयरन, चांदी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारा कुछ मटेरियल यूज होता था। इवन लेदर का भी जो क्वाइन बनाया जाता था, ठीक है, चमड़े का भी क्वाइन बनाया जाता था। They give us useful information about the art, religion, rulers, the use of different metals and the level of development of technology. अब ये सिक्के जो है उस समय के शासनकाल के बारे में बताता है, उस समय के धर्म के बारे में, क्योंकि सिक्के के ऊपर अगर कोई कलाकृति डाली गई है, कलाकृति उकेरा गया है, जैसे किसी देवी देवताओं का, तो रिलीजन के बारे में पता चलता है, उस समय के शासक के बारे में पता चलता है। सिक्के के ऊपर बहुत सारा आर्ट बनाया रहता है, बहुत सारी कलाकृति रहती है, तो उस समय के आर्ट के बारे में पता चलता है, उस समय के टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है कि कितना वो डेवलप था। द गिवन पिक्चर ऑफ वन सच क्वाइन इज ऑफ किंग समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक राजा हुए थे। ये जो क्वाइन दिख रहा है वो समुद्रगुप्त के काल का है। द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। ये सिक्का क्या है, समुद्रगुप्त के काल का है। इससे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिल रही है कि समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं, इस पे बीना बजा रहे हैं। Coins of Indian rulers have been found in many countries. This indicates that India had trade relations with foreign countries. अभी इंडिया का जो क्वाइन है, इंडिया के रूलर्स का जो क्वाइन है, वो डिफरेंट कंट्रीज में मिले, विदेशों में मिले। इसका क्या मतलब है, इससे ये पता चलता है कि हमारा उनसे व्यापारिक संबंध था। Monuments are the remains of temples, stupas, places and forts. These ancient buildings help the historians to collect information about the social and economic life, the religious beliefs, dress, art forms, architecture of that time. Monuments किसे कहते हैं, जो भी बिल्डिंग वगैरह होते हैं, जैसे स्तूप, प्लेसेस यानी कि महल, फोर्ट, किला, ये सारा कुछ क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। इससे क्या होता है कि इससे हमें उस समय की बहुत सारी जानकारी मिलती है, पुराने जो भी मॉन्यूमेंट्स है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सांची स्तूप, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है उस काल की। स्केलेटन्स आर ऑल्सो ए वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। The students of skeletal studies try to know every
minute detail about the skeletons and list their findings. For example, the skeleton of a woman generally has broader hip or pelvic area for child bearing. Jewelry found on the skeletons also helps in determining whether the skeleton belongs to a woman or man. Skeleton मतलब क्या होता है? कंकाल। जो मनुष्य का जो अवशेष होता है जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, उनका जो हड्डी वगैरह होता है, उसका ढांचा होता है, उसे स्केलेटन बोलते हैं। अगर वो खुदाई में मिलता है तो उससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। उस समय का मनुष्य कैसे थे, ये बच्चे कैसे थे, औरत का ये कंकाल है या फिर किसी पुरुष का है, ये सारा कुछ पता किया जाता है और उससे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। लिटरेरी सोर्सेज। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज और मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो भी पुराने जो पास्ट रिकॉर्ड है जो कि लिखित रूप में मिलते हैं उसे लिटरेरी सोर्स बोलते हैं या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स उसे बोला जाता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्टोरियंस। ये इतिहासकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर पीपल रोट ऑन ड्राइड पाम लीव्स, भोजपत्र, कॉपर प्लेट्स etc. सम ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज आर एज फॉलोज। क्या होता है, जो पुरानी जो ज़माने में जब लिखने की कला का विकास हुआ लेकिन उस समय पेपर नहीं था तो उस समय किस चीज़ पे लिखते थे? पाम लीव्स, यानी कि तार के पत्ते को सुखा के उसके ऊपर लिखते थे। भोजपत्र होता है उसके ऊपर लिखते थे, कॉपर प्लेट्स वगैरह पे लिखते थे। ठीक है, और ये सारी जो भी लिखी हुई सामग्रियां हैं वो अगर आप कभी जाएंगे म्यूजियम में तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है या फिर आपने देखा भी होगा। रिलीजियस लिटरेचर्स कंसिस्ट ऑफ द वेदास ऑफ हिंदूज इन संस्कृत, पिटकाज ऑफ बुद्धिस्ट इन पाली एंड अंगाज ऑफ जैन इन प्राकृत। बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर है जो धर्म ग्रंथ है। तो जैसे कि हिंदू का धर्म ग्रंथ क्या है? वेद, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। पिटक जो है बुद्ध का धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का, ये पाली में लिखा गया है। और अंगाज ऑफ जैन्स, ये जैन का धर्म ग्रंथ है। अंग, ये प्राकृत में लिखा गया है। दे टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ्स, सोसाइटी, कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ दैट टाइम। The Puranas and epics like Ramayana and Mahabharata also provide useful information of that period. बहुत सारी धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदू के, जैसे कि पुराण है, रामायण है, महाभारत, ये सारी धर्म ग्रंथ क्या है उस समय की जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। नॉन रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ प्रोज, प्लेज, पोएट्री, ग्रामर एज वेल एज द राइटिंग ऑफ कौटिल्य, अर्थशास्त्र, कालिदास, अभिज्ञान, शाकुंतलम। धर्म के अलावा अन्य विषयों पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो किताब लिखी गई है, वो सारे क्या कहलाते हैं? नॉन रिलीजियस लिटरेचर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कि प्रोज, पोएट्री, प्लेज, ग्रामर, अर्थशास्त्र जो लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा, वो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, ये सारा कुछ इसमें आता है। दिस सेकुलर लिटरेचर throws light on the life of the people of that period. The account of events by foreign pilgrims and travelers like Fahian, Chinese, and ambassador like Megasthenes, Greek, who visited India in earlier times, are also important source of information about ancient India and history and culture. सेकुलर लिटरेचर का क्या मतलब हुआ? जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, धर्म निरपेक्ष ग्रंथ जो किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, वैसे ग्रंथ से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि फाहियान जो कि एक चाइनीज़ यात्री था, ट्रैवलर था, उसने उस काल के बारे में लिखा तो उससे हमें जानकारी मिलती है। जैसे मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर था, राजदूत था, उसने भी इंडिया विजिट किया था तो इंडिया के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा, तो उससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। Historical literature consists of autobiographies of ancient rulers and biographical sketches like हर्ष चरित्र। हिस्टोरिकल लिटरेचर में क्या होता है कि ऐतिहासिक जो भी लिटरेचर है, साहित्य है, जिसमें कि जैसे कि कोई ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, और अगर उस व्यक्ति के बारे में कोई और लिखता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देता है, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी, जैसे कि हर्ष चरित्र। ठीक है, तो इससे क्या होता है? बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द मार्वल्स ऑफ द पास्ट एंड इंस्पायर अस टू मार्च फॉरवर्ड टू अचीव ग्रेटर हाइट्स। जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, इससे क्या होता है? हमें भव्य इतिहास का पता चलता है और हमें क्या करता है? इंस्पायर करता है कि हम और भी बढ़िया करें और नई ऊंचाइयों को छुएं। ठीक है,
Do you know the temples found in Java and Cambodia tell us about spread of Indian culture to distant countries in ancient times? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्पल्स ऑफ जावा एंड कम्बोडिया, जावा और कम्बोडिया में जो टेम्पल है वो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। काफ़ी पुराना टेम्पल है, एंशिएंट टेम्पल है, और यहाँ पर ये इसके रिमेन्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी कुछ ध्वस्त हो चुका है। लेकिन इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी मिलती है कि द टेम्पल्स फाउंड इन द जावा कम्बोडिया टेल अस अबाउट द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू डिस्टेंट कंट्रीज इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन काल में जावा कम्बोडिया में जो टेम्पल मिला, इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया का जो कल्चर था वो विदेशों में भी फैला था, उसके विस्तार के बारे में पता चलता है। कीवर्ड्स: आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री थ्रू एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स। जो डिफरेंट साइट्स की खुदाई से जो जानकारी मिलती है, जो हिस्ट्री का पता चलता है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में, उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्टिफैक्ट, एन ऑब्जेक्ट मेड बाई ह्यूमन बीइंग। आर्टिफैक्ट क्या होता है? जो मनुष्य जिस चीज़ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट। ऑटोबायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। जैसा मैंने पहले बताया, अगर कोई व्यक्ति खुद ही अपने बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। कोई और अगर किसी के बारे में लिखता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, जल्दी इसे अपलोड कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ आपके अपने चैनल ग्रो किड्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस तरह की उपयोगी वीडियो जब भी बनाई जाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।